ये रही जी हमारी शक्लें। अच्छा जी, आज के जो लेक्चर है उसमें बात करने से पहले मैं एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक दफ़ा पहले भी हमने रिपोर्ट डिस्कस करने की कोशिश की थी और ये एग्ज़ामिनर की रिपोर्ट है। एग्ज़ामिनर ने एक बात कही, ये सीएसएस, पीएमएस के पेपर्स जो हैं, जो इवैल्यूएट करते हैं, उन एग्ज़ामिनर्स ने बताया, उसने कहा कि जी पहला मेरा एतराज़ ये है कि जिन लोगों को हमने कहा कि ऐसे का पेपर लिखना है, उन्होंने क्रैम्ड राइट अप किया। उन्होंने मार्केट से कोई किताब उठाई, उन्होंने कोई इंटरनेट से कुछ डाटा उठाया। इंटरनेट से तो ठीक है, चलेगा कि उन्होंने मुख्तलिफ रिपोर्ट्स ली और उसको, लेकिन वो क्रैमिंग जो है वो क्रैम्ड डाटा था। क्रैम्ड डाटा का कैसे पता चलता है कि वो टॉपिक से डेविएट हो गया? उन्हें डेलिकेसी का अंदाज़ा नहीं हो सका, उन्हें नहीं पता चल सका कि ट्विस्ट क्या है, एम्फसाइज़ कैसे करना है, टॉपिक से वो हट गए। याद रखिएगा अज़ूरे वाला, इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आपके पास टॉपिक एक ऐसी रस्सी है जिसे आप कभी भी नहीं छोड़ोगे। टॉपिक से आपका सारे का सारा ऐसे जो है वो रिलेट करता है और उसे करना चाहिए। फिर वो लिखता है कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे थे जो 1200 से 1300 वर्ड्स भी नहीं लिख सके, और वो जब उन्होंने 1200-1300 वर्ड्स तक लिखे अपने पेपर में, तो वो उनका शैलो और लिमिटेड जो है वो नॉलेज ज़ाहिर करता था। अब जब हम शैलो या लिमिटेड नॉलेज की बात करते हैं ना, तो इसमें सबसे पहली बात ये आती है कि मैं रोज़ाना जो है वो रिकमेंड भी करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि नॉन के आर्टिकल ऑफ द डे जो है वो ज़रूर पढ़ा करें। आज भी अर्ली इन द मॉर्निंग आई डिड शेयर अ पीस ऑफ आर्टिकल फ्रॉम द इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन विद द रिक्वेस्ट कि ये एआई में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हेल्प आउट करेगा। और वैसे भी मैंने ये रिक्वेस्ट आपसे की है कि आप जो है वो आर्टिकल्स को डेली बेसिस पे ज़रूर देखें। आप अपने एग्ज़ामिनर को इस लेवल पे चीट नहीं कर सकते उस नॉलेज के साथ जो आपने कहीं से क्रैम किया है, जो आपने कहीं से जो है वो मैनेज अप किया है, कहीं से जो है किसी तरह से ले लिया, या आपको ये लगता है कि हाँ, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, होगी, वी डू रिस्पेक्ट योर इंग्लिश, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, लेकिन आपके एग्ज़ामिनर को नहीं पता कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, आप बीकन हाउस से हैं, आप ऑक्सफोर्ड से हैं। उसके सामने आपका पेपर डिसाइड करेगा कि व्हाट यू आर एक्चुअली। और स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने उसने वाज़ेह तौर पे लिखा कि इन्होंने रेडीमेड मटेरियल जो है वो लिया और उससे जो है वो मुझे चीज़ें प्रेज़ेंट करने की कोशिश की। अब एग्ज़ामिनर को कैसे पता चलता है? वही मटेरियल मार्केट से एक ही किताब को सबने खरीद लिया, वही कोटेशंस, वही एग्ज़ाम्पल्स। इसका मतलब ये था कि उसने कहा कि जो ईज़िली अवेलेबल सोर्सेज़ थे, इसने उनको जो है वो लिया। जबकि मुझे चाहिए था ओरिजिनल थिंकिंग, इन्होंने वो नहीं दी। एग्ज़ामिनर हमसे ये चीज़ें डिमांड कर रहा है। सो हमें ये चीज़ें शायद बड़े अच्छे से समझ लेनी है। एग्ज़ामिनर कहता है कि मेरी डिमांड ये थी कि आई वाज़ कीन ऑब्ज़र्वर एंड आई वाज़ थिंकिंग अबाउट क्रिटिकल इवैल्यूएशन, लेकिन मुझे वो नहीं मिल सका कि मुझे जो टॉपिक मैंने दिया है इसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे। कोई सेगमेंट ऑफ डिस्कशन नहीं। पहले उसने ग्रामर की मिस्टेक्स की बातें नहीं की हैं। उसने ये नहीं बताया कि पहले ही कि इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है। उसने ये नहीं बताया कि इसके अंदर जो है ये वाली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है उसका मसला था। उसने कहा कि दे प्रेजेंटेड क्रैम्ड राइट अप। वो जो मटेरियल इन्होंने प्रेजेंट किया कि वो इनका अपना नहीं था। सबसे बड़ा जुर्म ये है कि अपना नहीं था। तो एक चीज़ तो हमें समझ लेनी है कि हम इस एग्ज़ाम्स में क्रैम्ड मटेरियल के साथ नहीं जा सकते हैं। क्रैम्ड मटेरियल हमें हेल्प आउट नहीं करेगा। और दूसरी चीज़ हमें ये समझनी है कि हमें डेलिकेसी को समझना है। और तीसरी चीज़ हमें ये समझनी है कि रेडीमेड मटेरियल जो है वो हम लोग फ़ॉलो नहीं कराएँगे। रेडीमेड से मुराद ये है कि ऑब्वियसली वो मटेरियल नहीं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो रेडीमेड मटेरियल नहीं है, वो हम डेली बेसिस पे आपके साथ शेयर कर रहे हैं और वो लिमिटेड से स्टूडेंट्स के साथ है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, ईज़िली वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, वी नीड टू प्रोड्यूस ओरिजिनल थिंकिंग, क्रिटिकल इवैल्यूएशन एंड डिस्कर्सिव स्ट्रेंथ ऑफ डिस्कशंस। इसके बाद वो जाके बताता है कि जनाब वहाँ पे तो ग्रामेटिकल जो है वो मिस्टेक्स भी मौजूद थी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी प्रॉब्लम था। यहाँ पे तो टेंसेस की भी जो है वो इश्यूज़ थे।
कंजंक्शंस के भी इश्यू से। अच्छा भाई चाहते क्या हो ये इश्यू से, तुम क्या चाहते हो? कहते हैं ऐसे इज अ ग्रेट डिबेट एन ओपन डिस्कशन और एलिब्रेशन ऑफ अ स्टेटमेंट वेयर अ कैंडिडेट विद द हेल्प ऑफ डीप एंड डाइवर्स नॉलेज। अब ये डीप और डाइवर्स नॉलेज कहाँ से आएगा? ये आएगा डेली आर्टिकल ऑफ द डे से, ये आएगा इकोनॉमिस्ट को पढ़ने से, ये आएगा वो रिसर्च पेपर पढ़ने से जो कि मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ ग्रुप में। आपने अगर ये कहना है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, भाई ये सिंपल सी बात नहीं, कहो इसको साबित करो, यू विल हैव टू प्रूव इट, निगेट करो आर्ग्यूमेंट्स के साथ, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करो लॉजिकल मैनर्स में। ये राम कित्था है, ये छोटी सी कहानी है, ये है हमारे पास इंग्लिश ऐसे का वो सारे का सारा खुलासा जो मैं सादा तरीन लफ्जों में समझा सकूं। देखो, आप जितना मर्जी किसी किताब से तो आप रट्टा लगाओगे नहीं, और इन चीजों पे काम हमें करना हमारी जरूरत है। अगर हम नहीं करेंगे तो इट मीन्स कि हम अपना लॉस कर रहे हैं। अब उसने कहा कि आपके पास अच्छी लैंग्वेज के साथ साथ उसकी ओरिजिनलिटी भी होनी चाहिए, थॉट इन डेप्थ होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, और ये अच्छे मैनर्स में आपने बयान किया। अब सर ये तो बड़ा मसले की बात है, हम कहाँ से ये सारी की सारी चीजें लेके आएंगे और किस तरह से जो है वो हम इन तमाम को बयान करेंगे? ये क्या इंग्लिश ऐसे जो है ये तो पास करना फिर नामुमकिन लगता है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो। यू जस्ट नीड टू रिमेन वेरी 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 केयरफुल। उसने ये नहीं कहा कि भाई भारी भरकम अल्फाज इस्तेमाल करो, उसने ये नहीं कहा कि तुम जो है वो बे इंतहा रेफरेंसेस पे रेफरेंसेस लेके आ जाओ। वही कोई बात मुझे, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल आसान है, इसे बिल्कुल किया जा सकता है और इसे हम बड़े अच्छे से कर सकते हैं। जरा थोड़ा सा आगे और फिर इसके बाद मैं बताता हूँ करते हैं क्या। यहाँ से हम देखते हैं कि हमें ये पता चलता है कि वो ये कहता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उससे अनफॉर्चुनेटली बच्चों को तैयार किया हुआ है एमसीक्यूज की बेस पर। बहुत से लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो हैं, मैं जानता हूँ एनडीटी वापडा का एक इदारा है, एनटीडीसी है, हाँ एनटीडीसी है, वहाँ पे 19 ग्रेड के ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ पास किया है एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस में। अब उससे तो काबिलियत जज नहीं हुई, उसने ना तो उनकी विजनरी अप्रोच का पता चला, ना कुछ और पता चला। सो उसने कुछ चीजें बता दी, उसने कहा जी एक गुड रेटेड जो है वो रिकॉग्नाइज न्यूज़पेपर पढ़ लें। पहला हल तो ये है, ये मैं नहीं कह रहा, ये एग्जामिनर कह रहा। उसके बाद वेल नोन ऑथर्स को पढ़ लो और मैगजीन्स को पढ़ लो। अब वेल नोन ऑथर्स में पाकिस्तान का कोई भी जो है, सॉरी मैगजीन्स में पाकिस्तान का कोई मैगजीन नहीं आता। पाकिस्तान का कोई मैगजीन वेल नोन और रिलायबल मैगजीन्स में नहीं आता। आप कहीं भी इन्हें कोट नहीं कर सकते। फॉरेन अफेयर्स को कोट कर सकते हो, इकोनॉमिस्ट को कोट कर सकते हो, वेल नोन ऑथर्स इनमें मलिहा लोधी को कर सकते हो, जाहिद हुसैन को कर सकते हो, राफिया जकरिया को कर सकते हो, शर्जील मेमन को कर सकते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। बिलावल भुट्टो भी लिखता है न्यूज़पेपर में, उसे कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में। अच्छा सर ये बातें तो सारी की सारी पता चल गई, लेकिन अब करेंगे कैसे? दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब हमने जो करना है, करेंगे कैसे? इसका आंसर हमारे पास ये है कि हमें अपने सीएसएस में या कोई भी ऐसे का पेपर है उसमें पैराग्राफ्स को प्रोड्यूस करना पड़ता है, जैसे कि मैं लास्ट टाइम भी आपको बता रहा था। हर पैराग्राफ के अंदर जो है वो तीन चीजें होती हैं, तीन उसके हिस्से होते हैं। देयर आर थ्री पार्ट्स इन अ पैराग्राफ। पहले वाला जो पार्ट हमारे पास है ये क्या कहलाता है? जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारे पास टॉपिक सेंटेंस कहलाता है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था टॉपिक सेंटेंस क्या है। टॉपिक सेंटेंस ये है कि भाई जितनी भी बातें करोगे यहाँ पे सारे के सारे पैराग्राफ के अंदर, वो सब की सब इसी टॉपिक सेंटेंस से रिलेट करनी चाहिए। और सादा लफ्जों में बता सकूं कि whatever we are discussing in the paragraph, the main idea is the topic sentence। उसका मरकजी ख्याल यहाँ पे है
इससे पैराग्राफ नहीं हटना चाहिए। सो वी नीड टू रिमेन स्टिक टू द टॉपिक सेंटेंस, और इसे हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया था कि इसके एंड पे जो लाइन होगी उसे हम कंक्लूडिंग सेंटेंस कहेंगे, और टॉपिक सेंटेंस के दरमियान और कंक्लूजन के दरमियान डायरेक्ट रेलिवेंस होना चाहिए। जो नुक्ता, जो पॉइंट आपने यहाँ पे रेज किया उसको यहाँ पे आपने कंक्लूड कर दिया। दैट्स इट। ये बातें तो हमने देखी। हमने ये भी देखा कि टॉपिक सेंटेंस एक जो है वो जेनेरिक सी चीज होगी, जनरल सी बात होगी उसके अंदर। टॉपिक सेंटेंस कि वुमेन यूनिवर्सिटीज प्ले अ पाइवटल रोल एज एजेंट्स ऑफ चेंज इन सोसाइटी, जो भी टॉपिक है उसके बारे में जनरल सी बात लिखी, लेकिन उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये वाली तो चलें टॉपिक सेंटेंस हम जनरेट कर देंगे, जो एग्जामिनर भाई साहब ने मांगा है हम ये सपोर्टिंग सेंटेंसेस को कैसे लिखेंगे, how we are going to create and write the supporting sentences and how it is possible on earth, कि उसने कहा कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या हम उन्हें स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं ताकि हमारा एग्जामिनर खुश हो जाए। एग्जामिनर खुश होने का मतलब यह है कि यू विल इजीली क्रैक योर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। एग्जामिनर ना खुश होने का मतलब ये है कि बाकी 11 के 11 भी फेल हो गए, कहानी खत्म हो गई। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने अपना ऐसे जो है वो थर्ड अटेम्प्ट के अंदर पास किया। अगर वो चाहते तो वो पहली अटेम्प्ट में भी पास कर सकते थे, लेकिन उन्हें इन तमाम चीजों पे अमल करना पड़ना था। देखिए, कमीशन के एग्जाम्स में कोई जो है वो लक्स में है, वो ठीक है, गुड लक होती है, मैटर करती है, लेकिन शायद वो 1% से भी कम होती हो। आपकी हार्डवर्क जो है वो ज्यादा मैटर करती है, ज्यादा मायने रखती है। सो ये एक मैराथन है, एक लंबी दौड़ है जो मुश्किल नहीं है, लेंथी जरूर है। इसमें सिर्फ कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो अपने गोल से डटे रहते हैं, स्टिक रहते हैं, चीजों को समझते हैं। इंग्लिश ऐसे का पेपर जो है बहुत से लोगों को पहाड़ लगता है, और पहाड़ है भी, क्योंकि आज तक हमारे एकेडमिक्स ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया होता है। बचपन से शुरू होते हैं, वही माय बेस्ट हीरो, माय फेवरेट हीरो, उसको याद कर लिया। उसके बाद देखा कि यूनिवर्सिटीज के लेवल पे पहुंचे, हमारी नजरें जो होती हैं जीपी या सीजीपी पे होती हैं। हमें कभी पता ही नहीं चलता कि क्रिटिकल थिंकिंग थी क्या, उसे कैसे इंक्लूड करेंगे। और फिर जब रिजल्ट आता है 98% सीएसएस में से ऐसे में फेल हो जाते हैं, और वो बताते हैं कि 2% से पास होते हैं। बाजुकात तो ये 1.43% पे शरह चले जाती है, यानी कि हर 100 में से 98.5 लोग फेल हैं। 98 लोग सिर्फ इंग्लिश ऐसे में फेल हैं। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो मसला है कहाँ पे, प्रॉब्लम है कहाँ पे? प्रॉब्लम है हमारे पास कि जब हम चीजों को नहीं समझते हैं। अब हमें स्पोर्टिंग सेंटेंसेस को देखना था। हम ये स्पोर्टिंग सेंटेंसेस बनाने कैसे जा रहे हैं, कैसे लिखेंगे? देखिए, मेरे पास जो है वो एक टॉपिक सेंटेंस ये है, वुमेन्स यूनिवर्सिटीज प्ले अ पावरफुल रोल एज एजेंट्स ऑफ चेंज इन सोसाइटी। अब सारी की सारी लाइनें जो हैं वो उसी के बारे में होनी चाहिए, लेकिन अगर सारी की सारी उसी के बारे में हैं और पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज है रेलिवेंस। टॉपिक सेंटेंस में कोई और चीज बता दी, दरमियान में जो है वो एक और चीज बता दी, तो इन दिस वे आप अपने एग्जामिनर को चीट नहीं कर सकते। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप उसे चीट कर लें। मैं एक पेपर चेक कर रहा था, इंडिविजुअल इवैल्यूएशन सेशन जो है, उन्होंने अपनी आउटलाइन के अंदर जो चीजें मेंशन की थी उसमें ऐसे के अंदर वो तमाम की तमाम चीजें जो है वो ना तो उस तरतीब से थी और ना ही आउटलाइन को जस्टिफाई कर रही थी। तो क्या ऐसा ऐसे पास होगा? यस और नो? क्या हमें ऐसे ऐसे को पास कर देना चाहिए? यस और नो? आपको क्या लगता है? या ये जरूरी है कि आउटलाइन में जितनी चीजें मेंशन की हैं वो सारी की सारी हमारे जो है वो ऐसे के पॉइंट्स को सपोर्ट करें? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो। तो नहीं पास हो सके। अब बात ये है कि रेलिवेंस इज द फर्स्ट पॉइंट। मैं ये एक जरा टॉपिक सेंटेंस को देखिएगा। द एडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर सिग्निफिकेंट फॉर मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। जब अपने टॉपिक सेंटेंस लिखनी है
सीएसएस के अंदर आपको कम से कम 25 और ज्यादा से ज्यादा 30 पैराग्राफ लिखने होते हैं। एग्जामिनर तो आपसे 35 मांगता है, वो कहता है कि 2500 से 3500 वर्ड्स तक जो है वो दें। पहला जो आपका पॉइंट होगा, जो टॉपिक सेंटेंस है, ये एक जेनेरिक सी स्टेटमेंट होगी, एक जेनेरिक स्टेटमेंट होगी। जेनेरिक इसलिए कि आप इसमें मल्टीपल चीजों को जो है एक्सप्लेन कर सकें। अब जरा ये टॉपिक सेंटेंस देखिएगा, द एडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर सिग्निफिकेंट फॉर मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। ये हमारे पास टॉपिक सेंटेंस है। इसका मतलब ये है कि जो चीजें हम मजीद इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो सारी की सारी जो है वो हमारे पास कुछ यूं होंगी। हम इसमें जो है वो जो चीजें बताएंगे, बता सकते हैं, वो ये हो सकता है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, मुमकिन है कि हम सोलर पावर की बात कर लें। ठीक है, हम सोलर पावर की बात कर लें, जो हमने टॉपिक सेंटेंस में पॉइंट लिया। मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जो पॉइंट हमारा टॉपिक सेंटेंस में होगा, हम उसी को सपोर्ट करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के साथ साथ हमने दूसरा पॉइंट देखा, वो हमारे पास विंड टर्बाइन्स हैं, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास हाइड्रो पावर है। क्या आपके माइंड में कोई रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को लेकर कोई ऐसी चीज है जो आप समझते हैं कि यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं? ये हमारे पास टॉपिक सेंटेंस है। पहले तो मुझे इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले ये मुझे बताएं कि जो सपोर्टिंग डिटेल्स हैं, सोलर पावर, विंड टर्बाइन्स, हाइड्रो पावर्स, क्या ये सारे के सारे टॉपिक सेंटेंस से रिलेटेड हैं, रेलिवेंट हैं? यस और नो? कि ये रेलिवेंट रहेंगे, जो हमने टॉपिक सेंटेंस यानी हमारे पैराग्राफ की पहली लाइन जो है वो लिखे, उससे रेलिवेंट है? हमारे पैराग्राफ में कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा 10 लाइनें आ सकते हैं, ना तो 5 से कम होगी, ना 10 से ज्यादा होगी। अब ये रेलिवेंट है। अच्छा, अगर मैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ये मैंने लिखा, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करना शुरू कर दूं कि इन पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी इज कॉस्टली, द नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट इज नॉट वर्किंग, द गवर्नमेंट नीड्स टू डिस्ट्रीब्यूट more energy and the funds to the Nandipur power project so that the people they may get the energy at cheap cost. So क्या ये relevant होगा? Whatever I have mentioned, is it relevant? Renewable energy sources and the significant for the mitigate for mitigating climate change, is it relevant? The answer is no. So हजूर वाला पहला जो असूल है हमारे पास, that is we need to remain relevant, the relevant to the topic, हमें टॉपिक से relevant रहना। अब irrelevant sporting sentences जो फेल करवा सकती हैं वो क्या है? स्टूडेंट क्या करते हैं, वो मेंशन करते हैं कि सवाल ये था, the history of renewable energy dates back to the ancient civilization like the Greeks and the Romans. दानियाल साहब, ये जरा देखिएगा कि हमारे पास जो है हिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, तो क्या हिस्ट्री की जरूरत थी? इलेक्ट्रिक कार्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर, हमारे पास क्या था? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, वो जो हमने टॉपिक सेंटेंस में लिखा, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क हैज एम्बिशियस प्लान्स फॉर द ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो हम तो रिन्यूएबल की बात कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरह से लिखेंगे, इररेलीवेंट स्पोर्टिंग सेंटेंसेस लिखेंगे, आपका एग्जामिनर आपको पास नहीं करेगा। क्लियर? ये बात सबको क्लियर हो चुकी है? अच्छा जी, ग्रेट हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ से आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट वो है हमारे पास क्लैरिटी। सर ये क्लैरिटी का क्या मतलब है? ओपन एंडेड टॉपिक्स में हिस्ट्री बताई जा सकती है सर? देखें दानियल, वट एवर यू आर मेंशनिंग, आप खुद उसे दे रहे हैं स्टेटमेंट ना, टॉपिक सेंटेंसेस आप खुद दे रहे हैं। हिस्ट्री तभी बताएंगे जब वो आपसे हिस्ट्री डिमांड कर रहा है। फॉर एग्जांपल, वो बात कर रहा है प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान सिंस 1947, अब वहां पे बताएं। ठीक है, वो आपसे मैग्ना कार्टा की डिटेल्स मांग रहा है, उस पर बताएं। वो आपसे इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका की बात कर रहा है, उस पर बताएं। वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात कर रहा है, वहां पे नहीं बताएं। ठीक है, सेकेंड नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है जी, क्लैरिटी। क्लैरिटी से क्या मुराद है? रेलिवेंस तो पता चल गया। क्लैरिटी क्या होती है? क्लैरिटी का मतलब यह है कि अपनी बात को क्लियरली और कंसाइजली जो है वो प्रेजेंट करना, डिटेल्स को, एग्जांपल्स को। आप पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दे सकते हो,
डिटेल्स दे सकते हो या एग्जांपल्स दे सकते हो ताकि आपके रीडर को आपकी बात समझ में आ सके। अब होता क्या है, चलिए क्लैरिटी को समझने की कोशिश करते हैं। क्लैरिटी का मतलब ये है कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन थी, आपने बताया कि एज पर द प्यू रिसर्च, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है गलत सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस साल वोटर जो है वो टर्न आउट 45% से भी कम रहेगा। आपने ये बताया, बजाय इसके कि ये बात कहने के कि मुझे लगता है कि इस साल पाकिस्तान में जो वोट्स का टर्न आउट है वो कम रहेगा, ये आपने बिल्कुल एक नॉन क्लियर स्टेटमेंट की बात की है। आप अपने ख्यालात की जब बात करेंगे, यू आर नॉट क्लियर। सो आपको क्लियर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और सपोर्टिंग सेंटेंसेस ही ये बताएंगे जो आपका एग्जामिनर इजीली कंप्रीहेंड कर रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं, दे हैव completed their masters or MPhil or doctorate in English literature or in their biochemistry or whatever their subject is। अब वो जॉर्गन्स को यूज करना शुरू कर देंगे। जॉर्गन्स क्या है? हमारी अपनी लैंग्वेजेस जो है वो जिस तरह से होती हैं, मैं कह दूं कि साइंडिकी क्या है, एसाइड क्या है, सोलिलक्यू क्या है, मोनोलॉग क्या है। अब मेरा एग्जामिनर जो है वो बिकॉज ही इज फ्रॉम इंग्लिश, वो तो समझ लेगा, लेकिन ये कोई थर्ड पर्सन नहीं समझ सकेगा कि ये क्या बातें हो रही हैं। इसी तरह से किसी ने बात करते हुए मेडिकल की फील्ड से है, उसने वो बातें करना शुरू कर दी। नो, एक ऐसी लैंग्वेज यूज करें जो आपका रीडर समझ सके। उसे आपके मीनिंग्स को डिसाइफर करने के लिए जो है वो आपके जॉनरा में ना जाना पड़े कि आपने मेडिकल फील्ड से किया हुआ है, तो मैं मेडिकल की टर्मिनोलॉजी समझा। अगर एक टॉपिक है द बेनिफिट्स ऑफ अ बैलेंस डाइट, अब यहाँ पे सपोर्टिंग सेंटेंसेस जो है वो बात करनी चाहिए कि बैलेंस डाइट होती क्या है, क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। जैसा कि a balanced diet includes a variety of foods from all food groups including fruits, vegetables, grains and proteins and dairy। ये बजाय इसके कि वो यहाँ पे जो है वो विटामिन बता दें कि हमारे पास फैट सोल्यूबल विटामिन ये हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन ये हैं, हमारे पास कैल्शियम पोटेशियम ये रोल अदा करता है। तो इन दिस वे ये जो है वो इंग्लिश ऐसे है, तो आपका एग्जामिनर तो नहीं जानता कि वो ये रोल अदा करता है कि नहीं करता, लेकिन आपने जो है वो ट्रिक यूज करने की कोशिश की कि चले हम ऐसा करते हैं कि एग्जामिनर को वर्ड्स के वर्ड्स भी हो जाएंगे पूरे और हम हमारा पैराग्राफ भी हो जाएगा। सो नो, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। अगर आप ऐसे जो हैं वो अननेसेसरी वर्ड्स को यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशंस बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जिसके लिए प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं और वो आप खुद हैं। अगर आप ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं कि आपका रीडर उसे इंफॉर्मेशन समझ में आती है, आप उसको जो है वो बता रहे हैं कि यार ये चीजें इस तरह से, कोई रिपोर्ट है, कोई रेफरेंस है, कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो कि पूरे पाकिस्तान को जान पता है, या कम से कम पाकिस्तान को नहीं पता तो इकोनॉमिस्ट को पता है, फॉरेन अफेयर्स को पता है, डॉन को पता है, तो वो आपके एग्जामिनर को भी पता होगा। तो उन चीजों को प्रायोरिटाइज करें। तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे अगर आप उससे जो है वो नॉन क्लियर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, सो क्लियर आएंगे। ये दूसरा। नंबर थ्री, लॉजिकल हमारे जो है वो फ्लो होना चाहिए। लॉजिकल फ्लो से क्या मतलब है? आपका हर सेंटेंस पिछले सेंटेंस से नेचुरली फ्लो उसका नजर आए, क्लियर कोहेरेंट प्रोग्रेशन होनी चाहिए। अगर हमारे पास लॉजिकल फ्लो नहीं है, तो इट मीन्स कि यहाँ से हमारे पास ये फ्लो और कोहेरेंस जो है हमारे ऐसे को ले डूबते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए मैं एक बड़ी अच्छी किताब है, मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ, आपने पढ़ी भी होगी, 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। अब मैं ये क्यों कहता हूँ कि जब इसे आप देखेंगे, योवल नो हरारी की ये जो है वो किताब है, अगर आप इसको जो है वो नहीं पढ़ पाते हैं तो इसकी, बल्कि इसके सिर्फ ना कोई एक दो चैप्टर्स जो है वो पढ़ लीजिएगा, 1 to 2 चैप्टर्स देख लीजिएगा। अब आपको इसमें पता चलेगा कि इस किताब के अंदर सारी की सारी चीजें लॉजिकली फ्लो के साथ वो प्रोसीड फर्दर करती हैं, नेचुरल फ्लो इसके अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता है। क्या आप कोई इमेजेस को विजुअल एड्स शामिल कर सकते हैं?
फॉर एग्जाम्पल अगर वो हिस्ट्री ऑफ इंडो पाकिस्तान की बात कर रहा है तो बिल्कुल आप मैप जो है वो शामिल कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो मिडल ईस्ट के इश्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं और आपको जो है वो नेकबा के बारे में बात करनी है, 1948 के बारे में, आपको 6 डेज इसराइल फलस्तीन या इसराइल अरब वॉर की बात करनी है, आपको मैप दिखाना है, बनाना है, तो वो बना सकते हैं, क्लियर और विजुअल रिप्रेजेंटेशन की डाटा की। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये बताना है, ये इंफॉर्मेशन देनी है अपने एग्जामिनर को, और आप ये चाहते हैं कि मैं इंफॉर्मेशन उसे बड़े एक अच्छे से अंदाज में दे सकूं, वही इंफॉर्मेशन जो आज की आपके जो है वो डेली फैक्ट बुक के अंदर मैंने इंक्लूड कर दी है, ये वाली हमारे पास जो है वो क्लाइमेट चेंज को लेके, या ये गैलप सर्वे के मुताबिक जो है वो मुख्तलिफ चीजें हैं, इनको अगर आप चाहें तो आप जो है वो एक चार्ट बना के ऐड कर सकते हैं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि योर टॉपिक विल टेल यू कि आपने क्या शामिल करना है, क्या नहीं शामिल करना है। सो जी पहले नंबर पे रेलिवेंस था, दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो क्लैरिटी थी, तीसरे नंबर पे हमारे पास फ्लो है, वेराइटी। याद रखेंगे कि अगर आप अपने ऐसे में अपने स्पोर्टिंग सेंटेंसेस में फैक्ट्स शामिल नहीं करते हैं, एग्जाम्पल्स शामिल नहीं करते हैं, एंटीडोट्स, कोटेशन, स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लेनेशन शामिल नहीं करते हैं, तो ये बिल्कुल एक ऐसा पीस ऑफ पेपर है जिस तरह से अखबारों में होता है, ये सीएसएस के लेवल का एक ऐसे मौजूद नहीं है। ये फैक्ट कहाँ से आएगा? आपकी जो बात हो रही हो, जो बात आप कर रहे हो, उस बात के पीछे कम से कम आपके पास कोई ना कोई लॉजिक हो, इलॉजिकल बात नहीं करें। मिसाल के तौर पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान 2050 तक चांद पे पहुंच जाएगा, बजाय इसके ये बात कहने के अगर हम ये कहें, अगर पाकिस्तान अपनी इलिटरेसी जो कि 57% पे है, इसको 90% पे लेके चला जाए, तो मुझे लगता है कि 2015 तक पाकिस्तान भी चांद पे पहुंच जाएगा। व्हाट डू यू फील, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू? पहली वाली जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास जो है वो वैरायटी उसमें है, या स्टेटमेंट टू में? मुझे लगता है कि पाकिस्तान चांद पे पहुंच जाएगा। फौजी शफी जो है वो इस पे हंसी हैं। आपको नहीं लगता पाकिस्तान चांद पे पहुंचेगा? शायद हम लोग अभी भी चांद पे हैं, जहाँ पे जरूरियाती जिंदगी की कोई चीज मौजूद नहीं है, वी स्टिल ऑन द मून। सो जी हमारे पास जो है, हमें अब ये फैक्ट्स कहाँ से आएंगे? जब फैक्ट्स का मतलब ये है कि अक्सर कहता हूँ दो तरीकेकार है अपनी फैक्ट बुक बनाने के लिए। एक तरीकेकार तो ये, एक रजिस्टर मेंटेन कर दो, उस रजिस्टर पे डेली बेसिस पे जो आर्टिकल ऑफ द डे आता है उसको पढ़ने के बाद फैक्ट्स को नोट करते चले जाओ। पहला तरीकेकार तो ये है। नहीं कर सकते, थक थक जाते हो, जल्दी थक जाते हो, तो फिर एमओसीसी की ये वाली फाइल जो है ये मौजूद है। इसमें जो है वो मुख्तलिफ फोल्डर्स बन जाते हैं कि क्लाइमेट चेंज है, जो भी टॉपिक आ जाए उससे पहले जो है वो क्लाइमेट चेंज लिख के एक दफ़ा सर्च कर देना, रेलिवेंट डेटा जो है वो आ जाएगा जहाँ जहाँ पे भी मेंशन होगा। हर महीने के आखिर पे ये अपनी रूटीन बना लो कि मुझे इस डेटा को सारे को रिवाइज करना है। वैसे तो वीकली बेसिस पे करो, ठीक है। होना ये चाहिए कि संडे को जैसे ही आप उठें, ये जो फाइल है हमारे पास जो है वो फैक्ट वाली वीकली बेसिस पे, और वोकेबलरी वाली ये सारी की सारी जो है एक दफ़ा रिविजिट कर ली, ये रिवाइज कर ली। मानव साहब कंप्लीट फाइल शेयर कर दीजिएगा प्लीज इनके साथ क्लास एंड पर। अभी तक जो है वो हमारे पास कंप्लीट है। एक तो तरीके का वो है कि खुद से बना लो, वो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो कम से कम इसको जरूर देखो। और इसको किसी के साथ शेयर नहीं करना। शेयर इसलिए नहीं करना क्योंकि एग्जामिनर फिर लिखेगा कि ये क्रैम्ड मटेरियल है, एग्जामिनर फिर लिखेगा कि सबके सबने एक जैसी बातें लिखनी है। तो किसी के साथ शेयर करोगे, उसी एग्जामिनर के पास चले गया सारे का सारा, तो वो एग्जामिनर इस पर माइंड करेगा। फिर एंटीडोट्स को यूज कर सकते हो। एंटीडोट्स क्या है? जो बातें हम सबको पता है, पूरे के पूरे पाकिस्तान को पता है, ठीक है। पूरे के पूरे पाकिस्तान को पता है कि इस वक्त जो है वो इलेक्शन कौन करवाता है, लेकिन हम ये लिख नहीं सकते हैं। हाँ हम ये लिख सकते हैं कि द रोल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट कैन नॉट बी निगेटिव, ठीक है। हम ये लिख सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट कोट्स, हम कोटेशंस के ऊपर जो है वो बात नहीं कर सकते हैं, हम स्टैटिस्टिक्स दे सकते हैं, हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये कहलाएगी वैरायटी। इससे पता चलेगा कि आप लोग जो हैं, आपके पास सिर्फ सतही नॉलेज नहीं है, आपके पास डीप नॉलेज है। और डीप नॉलेज जो है
When, whenever I talk about deep insight, it is not the product of a single day. Remember one thing: Rome was not built in a single day. It's not possible. इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सब की सब बातें जो है वो एक दिन में याद करना। अब जब आप इस तरह की डाइवर्स कोटिंग जो है वो सेंटेंसेस को यूज करते हो, तो इससे क्या होगा कि ऐसे पास हो जाएगा और एक ही अटेम्प्ट में पास हो जाएगा, सारे का सारा जीएसएस निकल जाएगा। फैक्ट, जब मैं फैक्ट की बात करता हूँ तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या है भाई? पाकिस्तान के अंदर 2018 में जो वोटर टर्न आउट था वो 51% था, मान लीजिए कि वो 51% हमारे पास था। फैक्ट ये है। कौन कह रहा है जी? गलत सर्वे के मुताबिक 2013 में ये कम था, बल्कि ज्यादा था, 53% था। 2008 में ये सिर्फ 44% था, और मुशर्रफ साहब के जमाने में 2002 में ये 41% था। अगर तो आप ये फैक्ट इस्तेमाल करके बात करते हो, और ये कहाँ से फैक्ट आपको मिला? जब आपने डेली बेसिस पे डॉन का वो आर्टिकल पढ़ते चले गए। ये कहाँ से मिला? जब आपको इकोनॉमिस्ट मैगजीन का जो आर्टिकल भेजा वो आप जो है वो पता चल गया आपको। देखो, जब आप आर्टिकल पढ़ते हो ना, आप कुछ भी नोट नहीं कर रहे होते ना, तो आपकी थॉट, आपकी राइटिंग मैच्योर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये फैक्ट है। एक ऐसा फैक्ट जिसको आप कोट कर सकते हो, सॉलिड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, मान लीजिए कि मैं आपसे ये कहूँ कि कल पूरे पाकिस्तान में छुट्टी है, टुमारो इज ऑफ। ठीक है, आप अब इसकी बजाय अगर मैं ये कहूँ कि अभी अभी मैंने जो है एयरवाई पे या जियो पे या किसी भी पे मीडिया पे मैंने देखा है कि कल पाकिस्तान में छुट्टी है, और उसके साथ में उसका स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूं, ये ज्यादा रिलायबल होगा। अब आप समझेंगे कि यार ये वाकई में है ऐसा। फैक्ट भी कुछ ऐसा ही रोल अदा करते हैं। अगर टॉपिक सेंटेंस है द इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन इन पब्लिक हेल्थ, तो सपोर्टिंग सेंटेंसेस का मतलब ये होता है कि आप ये लिखेंगे कि वैक्सीनेशंस हैव लेड टू a significant reduction in the prevalence of diseases like polio, measles and smallpox। आप नेम ले सकते हो। ये फैक्ट था। अब हमारे पास जो है दूसरा एंटीडोट की मैं बात कर रहा था। एंटीडोट कहते किस है? पर्सनल टच को, पैराग्राफ को, जिसमें कंटेंट जो है वो मोर इंगेजिंग हो जाए। मैं जो कंटेंट देखता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स का देखता हूँ, मेरी नजर से गुजरता है, तो उसमें एंगेजमेंट के नाम की कोई चीज नहीं होती है। एंगेजमेंट कैसे बना सकते हो? आप अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप उसे अच्छे से लिखना जानते हो, अगर आप उसे रिलेट करना जानते हो। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा पैराग्राफ है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लेशन, द राइजिंग इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, आप बता सकते हैं कि माय फ्रेंड असलम, उसको जो है वो भी हाल ही में जो है वो ही हैज बीन फायर्ड फ्रॉम हिज रीसेंट जॉब। द सोल ब्रेड अर्नर ऑफ अ फैमिली is planning to go for suicide, so who's the responsible for his suicide or for his death? तो अब आप इसको रिलेट कर सकते हो एंटीडॉट से। ठीक है, अब ये मुमकिन है वैरायटी लेके आए। कोटेशंस, काबिल, ज़हीन और समझदार लोगों की बात कही हुई कोटेशन कहलाती है। एक स्टूडेंट था, उनके ऐसे में मार्क कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि सर ये कोट भी तो कभी ना कभी किसी समझदार बंदे ने कही थी ना, तो मैं आज मैंने भी ये कोट ये कह दी है। तो ये आज के ये मेरी बात है, तो क्या मैं नीचे अपना नाम लिख सकता हूँ? या मेरे जो है वो अंकल ने एक बात कही थी, तो मैं उनका नाम लिख दूं तो वो कोट हो जाएगी? क्योंकि है तो वो कोट ही, और अंकल बड़े समझदार है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो। आपको रेलिवेंट कोटेशंस लिखनी है, इवन इफ यूर टोटल और यू फॉल इन द कैटेगरी कि आप जो है वो प्लेटो के खानदान से हैं, लेकिन आपको गूगल नहीं जानता है, आपको न्यूज़पेपर्स नहीं जानते हैं। हाँ, जाहिद हुसैन का बेटा अपने अब्बा की कोट लिख ले, मलीहा लोधी का बेटा लिख ले, ठीक है, जो बाइडेन का बेटा लिख ले, तो हम ये कह सकते हैं। इमरान खान को कोई मेंशन कर दे, नवाज शरीफ को कोई मेंशन कर दे, तो यस वो चलेगा। बट आप अब ये नहीं कह सकते कि किसी न किसी समझदार बंदे ने कभी ना कभी तो बात की थी, तो आज मैंने कर दी है, तो ये भी तो एक कोट ही हो गई। नो, इसका मतलब ये है कि आपको उस फील्ड में, यासिर अरफात ने नवंबर 1974 में एक बात कही थी, फलस्तीन के जो लीडर थे, उन्होंने कहा था, यूनाइटेड नेशन में स्पीच करने आए थे, उनकी कोटेशन थी, उन्होंने कहा था कि मैं
मेरे एक हाथ में जो है वो ऑलिव है, दूसरे हाथ में गन है, तो प्लीज मेरे हाथ से ये ऑलिव ब्रांच ना गिरने दीजिएगा, यानी कि पीस जो है वो मेरे हाथ में वो रहने दीजिएगा। तो ये कोट है। तो जब हम ऐसे एक्सपर्ट को कोट करेंगे तो फिर हमारे पास जो है वो रेलेवेंसी बढ़ेगी। अगर जो है आप इनको नहीं कोट करते हैं, ये सब के सब आपके मार्क्स हैं, आप खुद डिसाइड करते हैं कि ये कितने लो होंगे। याद रखिएगा, अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना जरूरी है, और ये स्पोर्टिंग सेंटेंसेस इस चीज से आपको पता चलेगी। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स। मैं आपसे ये कहूँ कि पाकिस्तान के अंदर शरह बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 6.7%। ये कहना ज्यादा मुनासिब है अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है, इससे ज्यादा ये सेंटेंस अच्छा है। ये कहना बहुत आसान है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को, अफगानियों को, गैर रजिस्टर्ड अफगानियों को निकाल दिया। पाकिस्तान हैज डिपोर्टेड द नॉन रजिस्टर्ड अफगानीज। लेकिन ये कहना बहुत मुनासिब है कि पाकिस्तान ने 1.7 मिलियन नॉन रजिस्टर्ड अफगानियों को, उनको रिपेट्रिएट कर दिया। सो हमें हमारे स्पोर्टिंग सेंटेंसेस में स्टेटिस्टिक्स देना पड़ेगा। अगर हम नहीं देते हैं तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम, और ये सब की सब चीजें बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे। देखो, अगर आपने सिर्फ एक काम किया तो ये जो है आज का आपने याद कर लिया, ठीक है। अब इसमें ये शुरू ही हमारे पास ये हमारी जो फैक्ट बुक है होती है, एज पर गलत सर्वे ओनली a quarter of Pakistanis do believe in the fairness and transparency of elections। अब आपने इसको मेंशन किया, और जैसे ही आपने जो है ये बताया कि ये वाला सर्वे है, ये आपकी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा बन गया कि आपकी स्पोर्टिंग डिटेल्स को उसने सपोर्ट किया कि आपने एक सर्वे को मेंशन किया। फिर उसके बाद जो है आप बता रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के बारे में ये फिगर्स दे रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इसको 348 बिलियन चाहिए होगा 2030 तक, अगर वो अपने आप को बिल्ड करना चाहता है। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का बिलियंस का नुकसान हो जाता है 8 दफा सैलाब में। नो वन इज गोइंग टू गिव यू द मार्क्स फॉर दैट। एक कह रहा है कि पाकिस्तान ने जो है वो बैरून मुमालिक ने बहुत थोड़ी सी मदद की है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो एक एस्पिरेंट लिख रहा है कि पाकिस्तान हैज रिसीव्ड 86.2 मिलियन सो फार सिंस 2016। तो ऑब्वियसली ये रिजल्ट्स तो मिलेंगे, और ये मुश्किल नहीं है इन चीज़ों को डेली बेसिस पे। जो 12 नवंबर था, कल छुट्टी थी, लेकिन मैंने ये बड़ा सा हाईलाइट किया था, प्लीज रीड द डिटेल्स ऑफ नेशनल एक्शन प्लान 2015। अब मुझे जरा बताइएगा कि हाउ मेनी ऑफ यू जो ऐसे हैं कि जिन्होंने बाकी इसको रीड किया था, हाउ मेनी आर देयर हु एक्चुअली रेड द नेशनल एक्शन प्लान एंड द डिटेल्स। चलिए, जिन्होंने इसको देखा, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो फैक्ट मौजूद है। डेली बेसिस पे अगर हम 2 से 3 फैक्ट्स याद कर लेते हैं तो इट इज मोर देन इनफ। तो ये भी हमारी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होगी कि सर ये स्पोर्टिंग सेंटेंसेस का फैक्ट हम लेंगे कहाँ से। तो ये फाइल मौजूद है, जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन पे जाना है, वहां पे क्लिक करेंगे और मिल जाएगा जो ग्रुप जहाँ पे आप ऐड है। फिर हमारे पास एक्सप्लेनेशंस हैं। प्लीज एक्सप्लेनेशंस कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स देने की कोशिश नहीं कीजिए, ठीक है। सर अगर स्टैट्स बिल्कुल एक्यूरेट ना हो तो क्लोज टू एक्यूरेसी लिख सकते हैं, फिर आप मेंशन करेंगे वर्ड, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली वर्ड मेंशन करेंगे, ठीक है। देखिए, एग्जामिनर जो है वो चेक कर रहे हैं, आप हर सेंटेंस में 2-3 फैक्ट्स बता रहे हैं, तो मुमकिन है कि एग्जामिनर जो है उसको भी वो फैक्ट्स पता हो, ठीक है। तो आप क्लोज टू कर सकते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कर सकते हैं, ये मेंशन कर सकते हैं। सो जी एक्सप्लेनेशन जो है, मैंने अक्सर अर्ज करता हूँ, लंबे लंबे सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखने की कोशिश नहीं कीजिएगा। सिंपल, आप सिंपल अंग्रेजी लिख के, लेकिन जो है वो खूबसूरत अंग्रेजी, अब मेरी खूबसूरती से मेरा हैंड राइटिंग नहीं है, यस, ऐसा भी नहीं हो कि आप कागज पे बिल्कुल कीड़े मकोड़े बना के आ गए हैं तो एग्जामिनर को पढ़ा ही ना जाए। उसका मतलब ये है कि सिंपल सेंटेंसेस में बात कीजिए। ऐसे सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए कि किसी डॉक्टर ने किसी मरीज से पूछा कि तुम पागल क्यों हुए, उसने कहा मैंने एक बेवा से शादी कर ली, उसकी एक बेटी थी, उस बेवा की बेटी ने फिर जो है वो मेरे मामू के फूफो के बेटे से शादी कर ली, इस तरह से ये मेरा कजन हो गया, इस बेटी का जो है वो एक दिन बेटे ने उसको मार दिया, समथिंग लाइक दैट। सो आप ये नहीं बताइए कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम 1947 से शुरू हुई थी,
सबके सब जो है वो करप्ट थे, इसने ज़्यादा करप्शन ये कर ली, ये कर ली, ये कर ली। मेक द थिंग्स ईज़ी फॉर योर एग्ज़ामिनर। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके पेपर को 60 मिनट लेके बैठा रहे, 30 मिनट लेके बैठा रहे, उसने सिर्फ़ 5 से 10 मिनट देखना है। और ये मैं उस पेपर की बता रहा हूँ 5 टू 10 मिनट्स जिसे उसे पास करना है, जिसमें उसे 40 नंबर उसको देने हैं। अदरवाइज़ 2 टू 3 मिनट्स आर मोर देन इनफ के चेक करने के लिए कि ये कहाँ पे कर रहा है। अगर हमें कोई अच्छी हंडिया बना लेते हैं तो सारी की सारी हंडिया खा के नहीं बताते हैं कि ये कैसी बनी हुई है। सिर्फ 2-3 चावल के दाने बता देते हैं कि वो कैसी देग पकी हुई है। सो मेक इट श्योर कि आपका एग्जामिनर जो है वो बड़ा एक्सपर्ट है आपको जज करने में। तो आसान बातें करेंगे लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो सुनेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बात जो पहले करने वाली थी वो एंड पे कर दें, एंड पे करने वाली बात को पहले कर दें। सपोर्टिंग सेंटेंसेस को लॉजिकल ऑर्डर्स में आप जो है वो ऑर्गेनाइज करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है टॉपिक सेंटेंस है, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन बी चैलेंजिंग बट रिवॉर्डिंग एंड हमारे पास ये है कि लर्निंग का एक प्रोसेस है, न्यू लैंग्वेज ये चैलेंजिंग भी हो सकता है लेकिन रिवॉर्डिंग एंडेवर है। अब इसको देखिएगा, अनऑर्गेनाइज्ड स्पोर्टिंग सेंटेंसेस ये अनऑर्गेनाइज्ड है। लैंग्वेज ऑफन हैव complex grammar rules and irregular verbs that can be confusing for learners. Learning a new language exposes individuals to new cultures, broadening their horizons and making them more open-minded. Effective language learning requires consistent practice such as really speaking and immense and हमारे पास जो है डेली स्पीकिंग के साथ साथ जो है वो इमर्जन एक्सपीरियंसेस चाहिए होते हैं. Many people become discouraged when they face obstacles in language learning which can lead to give up. I'm sure that you people are feeling that there is something wrong. ये sentences unorganized है. जो बात उसने पहले करनी थी वो बात वो दूसरे नंबर पे कर रहा है, जो बात उसने तीसरे नंबर पे करनी थी वो बाद में कर रहा है. सो अगर ये इस किस्म के अनऑर्गेनाइजेशन चल रही है तो योर एग्जामिनर विल नॉट गिव यू एनीथिंग. ठीक है. अब हमारे पास जो है लैंग्वेज ऑफन हैव कॉम्प्लेक्स ग्रामर रूल से शुरू हुआ और उसके बाद जो है वो उसने आगे प्रोसीड फर्दर किया. और ये चीजें कैसे आएंगी? प्रैक्टिस से. ये एक महज इत्तेफाक नहीं है कि आपके जो है कल के जो फैक्ट बुक लिखी है उसके नीचे जो है वो एक्सपेक्टेड ऐसे टॉपिक्स के नाम से ये 3 जो है वो टॉपिक्स लिखे. इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से यू विल सी जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स बता रहे हैं उनमें से ही आपका ऐसे का पेपर जो है वो आएगा. और ऐसा होता है और इंशाल्लाह होगा क्योंकि वही डोमेन्स फॉलो करते हैं जो कि उसने बताई हैं. सो मेक इट श्योर कि इनके ऊपर काम करें, इनके ऊपर डाटा निकालें. अगर आप इनके ऊपर काम नहीं करेंगे, इनके ऊपर डाटा इकट्ठा नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप एक ही शख्स के लिए प्रॉब्लम पैदा करेंगे और वो है जो बेचारा खुद पेपर में अपेयर हो रहा है. ये हमारे पास ये ऑर्गेनाइजेशन है. ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमारे पास है जी ट्रांजिशन. ट्रांजिशन हम मैं अक्सर कहा करता हूँ आज सोशल मीडिया का दौर है. हम लोग जो है वो सब स्टेटसेस को देख रहे होते हैं, टिकटॉक्स पे वीडियोस देख रहे होते हैं, वगैरह 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 देख रहे होते हैं. सब चीजें जो होती हैं एक सीन से दूसरे सीन पे जब वो मूव होता है तो अगर वो एब्रप्टली मूव हो जाए ना कि फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि एक बच्चा घर जा रहा है लेकिन अगले ही सीन में वो बच्चा जो है वो बड़ा हो चुका है, अगले ही सीन में उसकी शादी हो चुकी है, अगले ही सीन में वो मर चुका है. तो इसका मतलब ये है कि वी आर नॉट गोइंग टू लाइक दैट पर्टिकुलर एपिसोड. ट्रांजिशंस मीन्स कि आपको ट्रांजिट होते हुए दिखाना है. आप एक लाइन से दूसरी में मूव करेंगे. फर्दर मोर फॉर एग्जाम्पल इन एडिशन जो सिचुएशन के मुताबिक बनती है उसे यूज करेंगे. तो देखिएगा टॉपिक सेंटेंस है, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज क्रूशियल फॉर एकेडमिक सक्सेस. ये टॉपिक सेंटेंस है. अब विदाउट ट्रांजिशन क्या है? क्रिएटिंग a study schedule can help students manage their time. Prioritizing assignments based on deadlines is another useful strategy. Additionally, setting specific goals for each study session can enhance productivity. अब इसमें जो है वो विदाउट ट्रांजिशन हम मूव कर रहा है. लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें पहले 2 सेंटेंसेस विदाउट ट्रांजिशन थे, ये वाले जो है वो हम सिर्फ इन्हीं की एग्जांपल लेते हैं
और यहाँ पे देखिए क्रिएटिंग अ स्टडी schedules कैन हेल्प स्टूडेंट्स मोर ओवर। तो आप रिलेट कीजिए, ये जो वर्ड्स हैं इन्हें यूज कीजिए, ठीक है, इन वर्ड्स को यूज कीजिए। यहाँ पे मिस्टेकनली ये वर्ड्स ऐड हो गए हैं, इनको रिमूव करते हैं क्योंकि हम जो है वो विदाउट ट्रांजिशन बताना चाह रहे हैं, तो ये यहाँ पे नहीं आएंगे। तो अगर हम जो है वो विदाउट ट्रांजिशंस मूव कर रहे हैं तो आपका एग्जामिनर भी विदाउट ट्रांजिशन मूव कर जाएगा। आपको जब ट्रांजिशन स्किप करते हैं तो आप एक चीज स्किप कर रहे होते हैं और उसको कहते हैं फ्लो। और जब आप फ्लो मिस कर रहे होते हैं तो अल्टीमेटली आप जो है वो कोहेरेंस को मिस कर देते हैं, कोहेरेंस जो जुड़ा हुआ होता है, जो सेंटेंस के साथ चलता है। देन हमारे पास जो है अब सर डाटा कैसे इकट्ठा करें है द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सर, how on earth it is possible to collect factual information, statistics, कैसे करें? Like how it is possible? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। No, it's not like that. Everything is easy. Once I was sitting in the library of Government College University Lahore, and there was a quote on the wall, and it was saying कि यार दुनिया में हर चीज मौजूद है, बस तुम्हारे ढूंढने में कमी है। ठीक है, यानी दुनिया में जो भी हासिल करना चाहते हो ना वो मिल जाता है। वमा लैसल इंसान इल्ला मा सअ, कि फॉर मैनकाइंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। बस आप अब देखो कि आप कोशिश कैसे करते हो। आपको जो भी मटेरियल होना चाहिए वो रिसर्च होना चाहिए। वो आपने रिसर्च किया है, ये डॉन में किसी लिखने वाले ने रिसर्च किया है, ये मायने नहीं रखता, लेकिन वो रिसर्च मटेरियल होना चाहिए। वो एक्यूरेट मटेरियल होना चाहिए, वो उसके अंदर आप कोई कहानी नहीं जो है वो लिखना शुरू कर दो। कि बाजू का एकेडमिक पेपर में आपके पास क्या होता था, जहाँ पे आपको उर्दू या इंग्लिश में ऐसे लिखना होता था, दरमियान में जो है वो एक कील लगाते थे, यहाँ पे इसके गिर्द एक गाय बांध देते थे, इसी को घुमा के पूरी का पूरा ऐसे मुकम्मल कर देते थे कि चलें जी ये ऐसे है। सो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क इन द कम्पिटिटिव एग्जाम्स। आई एम गिविंग यू वेरी बेसिक एग्जांपल बट दैट्स रियलिटी। आप अपने एकेडमिक एसेस में लेंथ पूरी करने के लिए चीजें जो हैं वो नरेट कर सकते थे, बट यहाँ पे यू विल हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। देन हमारे पास है रिलायबिलिटी जो है वो, ऐसे सोर्सेज की तरफ प्रेफर करें जिन पर रिलाई किया जा सकता है। न्यूज़पेपर को पढ़ने की आदत डालिए, ठीक है। मैं नहीं कहता कि आप द हिंदू को पढ़ो, मैं नहीं कहता आप न्यूयॉर्क टाइम को पढ़ो, मैं नहीं कहता कि आप जो है द वाशिंगटन टाइम्स को पढ़ो। आई कैन अंडरस्टैंड यू पीपल हैव अ स्केर्सिटी ऑफ टाइम, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि 30 जो है वो 1 मिनट का 30 से 60 सेकेंड्स का हमारे पास आर्टिकल ऑफ द डे का एनालिसिस होता है। उसको सुन के तो कम से कम जो है वो अपने नोट्स बना लो, वो रिलायबल, कि डेली बेसिस पे एक आर्टिकल रिकमेंड कर रहे हैं तो उसको पढ़ लो। बस इतना सा काम है जिसको जो है वो 98% लोग नहीं समझ पाते हैं। क्रेडिबल चीजें लिखो, ऐसी चीजें जो वेल नोन एक्सपर्ट्स ने लिखी थी। वो जो मैं बात बता रहा था कि ये कोटेशन मैं अपने दादा बू की बातें क्यों ना लिख लूं, ठीक है। सो आपके दादा बू एक्सपर्ट नहीं थे इसलिए नहीं आप लिखेंगे, वो होंगे लेकिन चूंकि उन्हें दुनिया नहीं जानती, गूगल नहीं जानता है, तो इसलिए हम उसे मेंशन नहीं करेंगे। ऐसे किसी भी राइटर की कोट के जिसको किसी ने समझा ही ना हो, किसी ने पढ़ा ही ना हो, उसको नहीं मेंशन करेंगे। क्रेडिबल सोर्सेज को मेंशन करेंगे। आपके इलाके में किसी ने कोई चैनल बना लिया है तो उसको मेंशन नहीं करेंगे। अल जजीरा को मेंशन कर सकता हूँ, ठीक है। आप जो है CNN को मेंशन कर सकते हो। सो जी, प्लेजरिज्म, ऑब्वियसली प्लेजरिज्म, या उसने जैसे कि आपके एग्जामिनर तो बड़े वाज़ेह लफ्जों में जो है वो बताया, वो है क्रैमिंग। ये हमारे पास है क्रैमिंग। सो क्रैमिंग से अवॉइड करेंगे। क्रैमिंग क्या है? नेवर एवर ये मिस्टेक कभी ना कीजिएगा कि कोई भी किताब जो है वो खरीद लें मार्केट से ऐसे के लिए। मार्केट से कोई भी किताब कभी नहीं खरीदेंगे। जी जी, आप उसे जरूर कोट कीजिएगा, फिर अगले साल उसी के साथ आप भी टिकटॉक पे फेमस हो जाएंगे। लावा साहब के साथ में। अच्छा जी, हमारी ये भी पाकिस्तान का अलमिया है ना, हमारा कोई रिसर्च स्कॉलर फेमस नहीं होता।
हमारे यहाँ जो फेमस होने वाले हैं वो भी कुछ ऐसे ही फेमस होते हैं कि वो जो लावा है और जो पार्टी है और ये है और वो है, और कोई एक डांस के ऊपर फेमस हो गया कि मेरा दिल ये पुकारे और वगैरह वगैरह वगैरह। वी लिविंग in this society, your mentors are not living in the vacuum, so yes they are associated and they know whatever is happening. So हमें बैरिक ऐप, कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्रैमिंग से हमें अवॉइड करना है। हम क्रैमिंग की तरफ नहीं जाएंगे। क्रैम करेंगे तो किस चीज को करेंगे? इस डेटा को करेंगे कि जो क्रैम हो सकता है और आपके पास जो है वो यूनिकनेस लेके आ सकता है। आप अपने एग्जामिनर को कन्विंस करना चाह रहे हो कि भाई मुझे ये चीजें पता है, आई कैन मेंशन ऑल दिस थिंग्स। अब वो जब ये चीजें पढ़ेगा कि आपके पास अच्छा डेटा है, तो डेफिनेटली वो आपको इसका अच्छा स्कोर भी देगा। वो बातें जो 1000 जो है वो लोगों ने लिख दी हैं। मैं एक किताब देख रहा था क्लास से पहले, तो वो था जी, हमारे पास था, क्या नाम है इसका, टॉप 30 एसेस, टॉप 30 एसेस, टॉप 50 एसेस, एंड 1 मिनट साइलेंस फॉर दोज पीपल जो उन किताबों पे रिलाई करते हैं एंड दे आर गोइंग टू फिनिश द पेपर। वो सिर्फ सेल्फ ब्लैकमेलिंग वाली बात है। अब हम समझने की कोशिश करें कि मटेरियल कहाँ से इकट्ठा करेंगे। पहले मैंने बताया कि रिसर्च बेस्ड लो, वो आपका रिसर्च है, ये डॉन का या इकोनॉमिस्ट का, वहां से जो है वो, ठीक है। नेवर एवर सीएसएस की ऐसे बुक्स जो है, आपने 1% बहुत बड़ा मार्जिन दे दिया, इसे 0.0000001% कर लें तो शायद फिर मेरा आंसर भी नो ही होगा। नो, ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं, ठीक है, ये एफपीएससी की रिपोर्ट्स कहती हैं। हम जब लिखते हैं ना एफपीएससी सीएसएस रिपोर्ट्स, तो फिर हमें पता चलता है कि इस समथिंग के जो हमें वो नहीं मानते नहीं है इस चीज को। आगे चलते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से मुराद ये है कि आपने अपनी ऑब्जर्वेशन जो देखी, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो है वो आपने ऑब्जर्व किया, आसिया जो थी, उसको जो है वो डिपोर्ट करने का मैटर था, उसको निकाले जाने का मैटर था। आपने ऑब्जर्व किया, रेमंड डेविस को ऑब्जर्व किया, ठीक है। ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस था, ठीक है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं हो सकता कि आप दुकान से कोई चीज लेने गए और दुकानदार ने आपको जो है वो 500 का जाली नोट दे दिया। दैट इज नॉट द पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि आपने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से जो है मियां नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। आंखों से देखने से मुराद आपने डेली न्यूज में देखा, आपने देखा कि किस तरह से जो है वो हमारे पास ये हुआ, इमरान खान के ऊपर तोशाखाना रेफरेंसेस बनाए गए, तो आप जब करप्शन की बात करें, आप रेफरेंसेस दे रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशंस हैं और इनकी एक्यूरेसी होना जरूरी है। इधर उधर की बात नहीं करेंगे कि अच्छा जी ऐसा हो सकता है। जी पाकिस्तान के अंदर जो है वो पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, अगर आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे, ये गलत स्टेटमेंट है। इट इज अ स्वीपिंग स्टेटमेंट। एक ऐसी स्टेटमेंट है कि जिसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर शक है, जो गलत है। हम ये कहें कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर पाकिस्तान चल कैसा रहा है? हाँ, हम ये कह सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिशियंस इन पाकिस्तान दे आर करप्ट। जैसे मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, हम ये कि पाकिस्तान के तालिब इल्म नालायक हैं। हम ये नहीं कह सकते, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है, हमें ये स्टेटमेंट नहीं देनी है। हाँ, ये कह सकते हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो काम नहीं करते हैं। हम एक्सट्रीम केसेस पे नहीं जाएंगे, हम डिसीजंस नहीं देंगे। और ये हमें पता चलता है जब हम इकोनॉमिस्ट को पढ़ते हैं, जब हम मैगजीन्स को पढ़ते हैं। मेरा ख्याल इमरान साहब ने पूछा था और मैंने उनके, अली इमरान साहब ने पूछा था और बड़ी डिटेल में मैंने वो शेयर किया था कि आप कैसे जो है वो यूज करेंगे। इमरान साहब ने कहा था कि वो तो पेड एप्लीकेशन है, हम आर्टिकल को मुकम्मल नहीं पढ़ पाते, तो फिर मैंने वो पेड एप्लीकेशन शेयर की थी जो एमओसीसी के प्लेटफॉर्म से हमने उन्हें परचेज किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास रिलायबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है, मैं पहले इसके ऊपर बात कर चुका हूँ। कोटेशन जो है वो, अच्छा जी कोटेशन जो है ये अथॉरिटेटिव फिगर्स की होनी चाहिए, मैं इनके ऊपर पहले भी बता चुका हूँ। ये वो डेटा जो आप इकट्ठा करोगे ना, अगर कहीं पे कोट नजर आती है उसे अपने फैक्ट बुक पे लिख लोगे, अगर कहीं पे आपको जो है वो कोई फैक्ट मिलता है उसे आप लिख लोगे, अगर कहीं पे आपको कोई एक्सपर्ट का इनसाइट नजर आता है उसे आप लिख लोगे, परसुएट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जो हम मेंशन करोगे। साइटेशन जो है वो, आदिल साहब का एक क्वेश्चन था, आदिल साहब हैं हमारे पास,
इन्होंने मुझे पर्सनल अभी क्वेश्चन किया था। अच्छा, अदील साहब, साइटेशन जो है वो हम साइट कैसे करेंगे? तो वेबसाइट पकड़ी, कहीं से कोई डाटा पकड़ लिया, अब साइट इकोनॉमिक्स को ही हमने करना है तो वो कैसे होगा? साइटेशन से मुराद ये है कि आप सिंपली बात ये है कि कोई बात लिख के आप जो है वो लिख सकते हैं, उसके आगे जो है उस मैगजीन का नाम जो है वो लिख सकते हैं। ये लिख लीजिए, ठीक है। सर कोट्स तो नोटोरियस पीपल के भी होते हैं, लाइक हिटलर, सो इन दिस कोट्स, यस आप उनके कोट्स को भी लिख सकते हो, ठीक है। हिटलर का अगर कोई कोट है, वो कोट बना ही इसलिए ना कि उसको अथॉरिटी मिल चुकी है, आप उसे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। देखिए हिटलर आप किसी के लिए नोटोरियस था, लेकिन किसी के लिए हीरो भी था। लाइक बहुत से लोग हिटलर को चेरिश करते हैं, मे बी हिटलर इज माय आइडिया। मैं जो है वो होलोकॉस्ट को मे बी इसराइल के अभी के तनाजुर में मैं हिटलर को हीरो समझता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली। आपका एग्जामिनर हिटलर को अच्छा समझता हूँ। कोई किसी के लिए कोई दुश्मन होता है, लेकिन किसी के लिए वो हो सकता है उसका आइडल। मुझे लगता है ही वॉज वेरी जस्टिफाइड कि जब उसने सबको कत्ल किया यहूदियों को, ठीक है। सो कोटेशंस का मतलब ये कि आप किसी को नहीं कह सकते कि नोटोरियस है, ठीक है। हमारे पास जो है अ, हमारे जो वो जो यंग पायलट थे, राशिद मिन्हाज जो हैं, हमारे लिए वो हीरो हैं। बांग्लादेश के लिए वो जो हैं वो वो क्या उसे कह सकते हैं, आई डोंट नो कि सिविलाइज वर्ड हम कैसे इस्तेमाल करें, हमारे वो शहीद थे, लेकिन उनके लिए वो जो है वो हीरो नहीं है, ठीक है। सो हम नटोरियस का ये हम नहीं देख सकते कि किसके लिए कौन था। ये हमारे पास है जी स्पोर्टिंग डिटेल्स जो है वो। अब आ जाते हैं पैराग्राफ के एंडिंग, जो बात है कंक्लूजन सेंटेंस जो है वो। जो बात मैंने यहाँ पे टॉप पे की थी, वो बात मैंने आपसे ये की थी, अभी मैं ये समझा पाया हूँ कि ये जो सारी की सारी चीजें यहाँ से लेके आप यहाँ तक लिखेंगे, ये आप कैसे लिखेंगे, मैं इनको एक्सप्लेन कर पाया हूँ। तो क्या मैं ये समझा पाया हूँ कि ये बातें कैसे लिखेंगे, ट्रांजिशन कैसे होगी, क्लैरिटी कैसे होगी, कैसे प्रोसीड फर्दर करेंगे? आई एम श्योर आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक द थिंग्स इजी फॉर यू पीपल, क्या आपको पता चल सका? क्लियर? यहाँ तक समझ में आया आपको? सर फॉर एग्जांपल बुक वाइनेशन फेज में एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया गया है, वो फैक्ट है या वो कोट है? देखें, कोट किसी फेमस पर्सनालिटी के बारे में है, ठीक है। वो आप जो है वो उसके रेफरेंसेस, अगर आप उस बुक को मेंशन कर रहे हो कि मैं यहाँ से जो है वो मैंने डेटा उठाया, तो आप कोट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप उस बुक का रेफरेंस दे रहे हो, फॉर एग्जांपल आई हैव रेड एज पर व्हाई नेशंस फेल, फिर उसके बाद अगर आप बंद करते हो एज पर, वो व्हाई नेशंस फेल तो नहीं लिखोगे, फिर आप उसके ऑथर का नाम लिखोगे, ठीक है। तो वो फिर उसके लिए उससे कोट हो जाएगा। अब जी, यहाँ से हम जो है वो नेक्स्ट प्रोसीड फर्दर करते हैं। जी वो स्पोर्टिंग डिटेल्स होगी। नेक्स्ट हमारे पास आखिरी जो हमारी चंद एक बातें हैं वो ये हैं कि whenever you try to write down, jot down the topic sentence, make it sure your conclusion is quite relevant to the topic sentence. For example, in this very passage that is in front of us, women's universities play a pivotal role as agents of change in a society. Just focus on the conclusion. As women continue to take on leadership roles and drive positive changes, women's universities remain a driving force behind the transformation, proving that when women are educated and empowered, they become powerful agents of change in every facet of life. Relevant? Yes or no? Relevant है जो इससे हमारे पास है? Yes or no? जो बातें हमने की हैं, इससे रेलिवेंट है? यही जो हमारे पास चीज है, इसी को हमने जो है वो समझना है कि अगर ये कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन हमारे पास जो है वो रेलिवेंट कैसे आएगा?
कंक्लूजन की रेलेवेंसीज हमारे पास कैसे आती है? अच्छा जी, एक कंक्लूडिंग सेंटेंस जो हमारे पास होता है, वो कंक्लूडिंग सेंटेंस इसलिए है कि उस पैराग्राफ का फाइनल स्टेटमेंट है। हर पैराग्राफ में आप एक पॉइंट को रेज करते हो, एक पॉइंट बताते हो, एक आइडिया बताते हो। उस आइडिया को जब आप सम अप करते हो, दैट मीन्स कि वो फाइनल स्टेटमेंट। ये पैराग्राफ जो आपने टॉपिक सेंटेंस मेंशन किया था, ये उसका कंक्लूजन होना चाहिए। जो की पॉइंट्स आपने शुरू में उठाए थे, उन्हीं की पॉइंट्स को जो है रीकैप आपने किया हो। जो चीजें आपने टॉपिक सेंटेंस में उठाई, मेंशन की, उन्हीं को री इन्फोर्स किया हो। आप उनके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हो, आप उसके ऊपर जो है क्या कर रहे हो, अपने रीडर को एक मैसेज दे रहे हो, उसके लिए एक मेन पॉइंट जो है वो छोड़ के जा रहे हो। ये री है। इसमें क्लोजर जो है वो होना चाहिए। क्लोजर से मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बात आपने टॉपिक सेंटेंस में मेंशन की, यहाँ पे आप उससे डेविएट हो रहे हैं। ठीक है, अब आप अपने रीडर को ये बता रहे होगे कि यार इसके ऊपर जो मैंने डिस्कशन ऊपर पॉइंट लिया, वो एक एंडिंग पे आ रहा है, इख्तिताम पे आ रहा है। और कंक्लूजन जो है वो एम्फसाइज करता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट किया होता है। अब एक अच्छा कंक्लूजन कैसे लिखोगे, आखिरी बातें, और उसके बाद आप लोग जो है वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक पैराग्राफ जरा लिखने की कोशिश कीजिएगा। अब जब हम कंक्लूजन जो है उस पे चलते हैं, तो रीइटरेशन जरूर होनी चाहिए। कैन वी पुट फ्यू लाइंस ऑफ रिकमेंडेशन इन कंक्लूजन सर? अजर नो, यू कैन नॉट। कंक्लूजन इज समथिंग एल्स। अगर आप ये बात कर रहे हो कि कंक्लूजन ऑफ अ पैराग्राफ, तो यहाँ पे आंसर है नो। अगर आप बात करें कि कंक्लूजन ऑफ एन एसे, द आंसर इज यस। लेकिन वो हम जो है वो अभी चूंकि डिस्कस नहीं कर रहे हुए, हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें हम नहीं मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें जो पॉइंट हमने टॉपिक सेंटेंस के अंदर मेंशन किया है, उसी को जो है वो रीइटरेट करेंगे। अदर साहब ये देखिएगा, अवॉइड इंट्रोड्यूसिंग न्यू इंफॉर्मेशन और आइडियाज, फोकस है समराइजिंग व्हाट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। उन चीजों के अलावा कुछ भी बात नहीं कीजिए, जो आपने पहले की है उसी के ऊपर जो है वो फोकस करेंगे। ये एक लाइन में जो बातें ऊपर की गई हैं उनको समराइज करता हुआ नजर आना चाहिए। ठीक है, ये एम्फसाइज देता हो कि जनाब ये जो पॉइंट मैंने मेंशन किया है, ये बहुत रेलिवेंट है। और यस, ये चीजें जो बड़े सीनियर स्टूडेंट्स भी जो है वो गलत कर देते हैं, ये हमारे पास आ जाती है यहाँ पे, कनेक्शन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि जितना स्ट्रेस इस पर दिया जा सकता है, मैं आई विश कि मैं इसको ओवर एम्फसाइज कर सकता, आई विश कि मैं इसको मजीद एग्जेगरेट कर सकता, आई विश कि मैं आपको समझा सकता कि अगर आप ये कनेक्शन अगले पैराग्राफ से नहीं डेवलप करते हो, तो वो ऐसे जो है वो कोहेरेंट नहीं रहता है। सो आपने कनेक्ट करना है कंक्लूजन सेंटेंस का जो है, एक पैराग्राफ से दूसरे पे जाते हुए उसके दरमियान कनेक्शन जो है वो होना चाहिए, सीमलेस ट्रांजिशन होने चाहिए। यानी कि एक लाइन से दूसरी लाइन पे जाते हुए ट्रांजिशन होनी चाहिए, और दूसरे नंबर पे एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पे जब आप मूव करते हैं, तो वहां पे आपके पास ट्रांजिशन होने चाहिए। फिर आपने कोशिश करनी है कि कंसाइजनेस जो है वो कंसाइज रहेंगे। ठीक है, कंसाइज रहेगी। यस, द आंसर ऑफ, बहुत से लोग कर रहे हैं आपकी क्लास में, ऐसे बहुत से लोग हैं दानियाल, दे आर मैनेजिंग इट, दे आर मैनेजिंग इट। ये इट इज बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। दानियाल कभी किसी देखा है किसी जहाज के इंजन को कुछ लोग खोल के बैठे हुए होते हैं, वो इंजन ठीक कर रहे होते हैं जहाज का, तो वो मिनटों में ठीक कर देते हैं। कभी किसी डॉक्टर को ऑपरेट करते हुए देखा, जब वो वेन्स खोल देते हैं इंसान की जो है, जब उसके हार्ट का बाईपास कर देते हैं, तो उन्हें कैसे याद रहता होगा, कितनी लेयर्स हैं, कैसे याद रखेंगे, कहीं कोई वेव जो है वो गलत ना कर दे। जैसे पाकिस्तान के डॉक्टर्स ने कहते हैं एक दफा ऑपरेट किया तो उन्होंने अंदर जो है वो उसके जो सीजर्स हैं वो भूल गए, फिर दोबारा जो है वो निकाला, कुछ और भूल गए। तीसरी दफा पेशेंट के लवाहकीन ने कहा जी आप एक जिप लगा लें, ताकि आपको मसला ना हो बार बार।
सो द प्रॉब्लम इज कि हम ये समझते हैं ये मुश्किल है, लेकिन ये बहुत आसान है, बहुत ईज़ी है। तो रॉकेट साइंस नहीं है कनेक्शंस को डेवलप करना। अभी के लिए शायद मुश्किल लग रहा हो, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे, एक दफ़े से पढ़ेंगे तो ठीक हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने रेपिटेशन से जो है वो ग्रेज़ करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही आइडिया को बार-बार, बार-बार रिपीट कर रहा है, ठीक है? ये कंक्लूजन जो है क्यों ज़रूरी है जनाब ऐसे में आउटलाइन है हमारे पास, इंट्रोडक्शन है हमारे पास और एक ऐसे का कंक्लूजन जो है वो हमारे पास। इन 3 चीज़ों को आपका एग्ज़ामिनर सबसे पहले पढ़ता है और उसके बाद डिसाइड करता है कि हम लोग क्या करेंगे। This is something that I want to emphasize why repetition should be avoided. और ये हमारे पास जो है वो ये कहलाता है effective conclusion. Because effective communication means you are leaving a strong, lasting impression and you are demonstrating your ability कि मैं summarize कर सकता हूँ और synthesize कर सकता हूँ वही बात जो मैंने लेक्चर के शुरू में आपको रिपोर्ट दिखा के की थी। अब हमारे पास जो है वो एक वेल क्राफ्टेड कंक्लूजन जो है वो सारी की सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो वहाँ पे मेंशन रहेगी। और होता क्या है जी फॉर एग्जांपल इफ समवन से कि समवन सेज का सर अगर मैं इग्नोर कर देता हूँ ये चीज़ें मैं नहीं करता जैसे दानियाल ने अभी मेंशन किया दैट मीन्स कि अब आपका लैक ऑफ क्लोजर नहीं है, कोहेरेंस नहीं है। एक स्टूडेंट है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि व्हेनेवर दे डू नॉट प्रैक्टिस इनफ व्हाट हैपेंस इन देयर एक्चुअल पेपर दे आर अनएबल टू राइट डाउन द कंक्लूजन। वो कंक्लूजन नहीं लिख पाते हैं। और उसके बाद वो एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर वो टाइम खत्म हो गया था, वल्लाह मुझे कंक्लूजन आता था तो क्या मेरा एग्जामिनर पास कर देगा? तो इसलिए कि वो अगले पेपर्स में परेशान ना हो जाएँ, शायद अगले पेपर्स में अच्छा परफ़ॉर्म करें तो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज़ कि शायद वो आपको पास कर दे, अदरवाइज़ इसका एक बहुत वाज़िह सा आंसर है नो। नेक्स्ट में इम्पॉसिबल है कि वो पास करे। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो शुरू तो हो गया लेकिन वो ख़त्म ही नहीं हो सका, तो वो उसको कैसे वो पास करेगा? इसका मतलब आपके रीडर ने जो क्वेश्चंस है आपने उन्हें आंसर ही नहीं किया, एब्रप्टनेस उसके अंदर मौजूद है। सो इट इज़ एसेंशियल कि आपके जो है वो कंक्लूजन मौजूद है। अगर कंक्लूजन मौजूद नहीं है, इट मीन्स यू हैव वेस्टेड द होल ईयर। बाकी 11 पेपर देने की भी कोई ज़रूरत नहीं रहती है। और आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में देखोगे जिन लोगों का ऐसे का पेपर ठीक नहीं होता, वो बाकी भी छोड़ के आ जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। 11 दिन जो है वो ज़लील होने 11 नहीं बल्कि अब तो 5-6 दिन होते ये हमारे पास जो है वो No, you cannot. You can just rephrase the rhetoric questions that you have mentioned in the beginning in the topic sentence. It's not possible, and it is not something good if you are going to mention the rhetoric questions again and again. Rhetoric questions means you are going to ask your examiner the same questions. क्योंकि कंक्लूजन में तो अगर आप पूछेंगे तो वो आप एग्जामिनर से पूछेंगे ना बट इफ यू आर आस्किंग द सेम क्वेश्चंस इन द टॉपिक सेंटेंसेस तो इट मींस वो आप उन्हें आंसर करेंगे। अब कल का जो हमारा लेक्चर होगा हम उसमें समझने की कोशिश करेंगे कि हम फ्लो को मेंटेन जब रखते हैं तो वो कैसे रखेंगे और सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो किस तरह से मेंटेन रखते हुए फिर हमारी जो है इस बुक पे डिस्कशन आ जाएगी। हमारी जो बुक को शेयर करना था बुक मेरे ख्याल शेयर ही नहीं हो सकी। ओके, हम लोग जो है वो फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपने एक इफेक्टिव कंक्लूजन जो है वो जो लिखना सीखा है उसकी प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। अभी के लिए आई एम गिविंग यू अ टॉपिक एंड यू पीपल आर रिक्वेस्टेड टू वर्क ऑन दिस टॉपिक और आप इसका जो है वो एक इफेक्टिव सा कंक्लूजन जो है वो लिखने की कोशिश कीजिएगा। इंट्रोडक्शन लिख लें, चाहे कंक्लूजन लिख लें, बल्कि ऐसा कीजिए कि आज के लिए आप इंट्रोडक्शन लिखें, कल आप जो है वो इसका कंक्लूजन लिखेंगे और जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ ग्लोबल क्लाइमेट एडेप्टेशन चैलेंजेस इन पाकिस्तान। अब इसमें ग्लोबल क्लाइमेट एडेप्टेशन चैलेंजेस है और पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट एडेप्टेशन मिनिस्ट्री भी एग्जिस्ट करती है। यस दानियल आपने बिल्कुल ठीक लिखा।
अब यहाँ पे हमारे पास इसके बाद आपका वो क्वेश्चन, जो जो टॉपिक है वो पूछ रहा है कि इसकी नेसेसिटी क्या है, इसकी रियलिटीज क्या है, और इसके बारे में जो स्ट्रेटजीज हैं वो क्या है। अब इसका मतलब ये है कि जब आप टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे तो उसमें आप ग्लोबल क्लाइमेट अडेप्टेशन चैलेंजेस के बारे में जेनेरिक बात करेंगे, और फिर आप जो है वो टॉपिक सेंटेंस के अंदर, टॉपिक के बाद उसमें जो सपोर्टिंग डिटेल्स हैं उनको मेंशन कर सकते हैं नेसेसिटीज रियलिटीज स्ट्रेटजीज के बारे में। जैसे भी चाहें आप लिखेंगे। ये आपने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखना है दानियाल। हमारे पास जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है और जो कंक्लूजन होता है वो हमारे ऐसे का पार्ट नहीं होता है। ये जो टॉपिक है ना सारे का सारा, इसके बारे में हम जो इंट्रोडक्शन लिखेंगे वो हमारा ऐसे में शामिल नहीं होता है। क्यों शामिल नहीं होता है? इसके बारे में जो पहली आपने बात लिखनी है ऐसे के, जो जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, पहली लाइन उसमें हुक स्टेटमेंट होगी। हुक स्टेटमेंट आप अपने एग्जामिनर की अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश करोगे। फॉर एग्जांपल, मैं अगर इसको शुरू करूं, वंस अगेन पाकिस्तान इज गोइंग टू बियर अनदर लॉस ऑफ 86.2 बिलियन डॉलर्स। अब एग्जामिनर इस पे जो है वो मुतवज्जा होगा कि हाँ वो कैसे बियर करने जा रहा है। अब उसके बाद जो है वो इसी टॉपिक के नेसेसिटीज रियलिटीज स्ट्रेटजीज, इनके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे, और पहले पैराग्राफ के एंड पे इंट्रोडक्शन में थीसिस स्टेटमेंट देंगे। आई थिंक दैट को बाद में इग्नोर कर दोगे, रिमूव कर दोगे। ग्लोबल क्लाइमेट अडेप्टेशन challenges in Pakistan are increasing on yearly basis. It is high time to incorporate the updated technology and to save the already impoverished people of the country. हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं। कोशिश करेंगे चाहे कितनी भी नॉविस आपकी जो है वो अटेम्प्ट है, कितनी भी छोटी सी अटेम्प्ट है, इसको आपने जरूर करना है। ये हमारे पास पहले असाइनमेंट है। अब हमारे पास एक छोटी सी दूसरी असाइनमेंट है, और वो ये है कि ये डाटा आपने जरूर याद करना। ठीक है? कि गॉलप सर्वे के मुताबिक जो है वो क्वार्टर ऑफ पाकिस्तानी जो उन्हें लगता है कि फेयरनेस नहीं है इलेक्शन में। ठीक है? द सेकंड थिंग इज दैट मार्ट इम्पेयर द क्वालिटी और अपीयरेंसेस। हंग पार्लियामेंट, जिसमें कोई पार्टी जो है वो मैक्सिमम सीट्स एंजॉय नहीं करती, जैसे इंग्लिश लिटरेचर में हुआ था हमारे पास एज ऑफ इंटरैक्नम थी। ठीक है? 1642 से लेके ऑनवर्ड जो है वो चलती है, 660 से पहले पहले तक। प्लेटिट्यूड जो है एक ऐसी बात कहना, एक ऐसी स्टेटमेंट कहना जो इतनी दफा दी जा चुकी हो कि वो अपना असल माने ही खो बैठती है, असल मतलब ही खो बैठती है। ठीक है? जैसे से हम पाकिस्तान में कहें कि हमारे पॉलिटिशियंस कहें कि करप्शन बुरी बात है, करप्शन नहीं कीजिए, करप्शन नहीं कीजिए। फ्रेड worn out at edges, murmur, a low continuous background noise, weird change the direction। ये हमारे पास जो है वो पोटेंटेट है, मोनार्क है, किसी रूलर को कहा जाता है। ग्रिसली जो कॉजिंग हॉरर है। इंट्विटी हम्बल से रिक्वेस्ट है। ये कर सकते हैं। मेरा दोस्त मेरे पास आया, उसने मुझसे कहा आप कहानी की फॉर्म में याद कर सकते हो, क्योंकि ह्यूमन बींग्स का जो माइंड है वो स्टोरीज को याद, कि हमारे पास जो गॉलप सर्वे है उसके मुताबिक क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर एक क्वार्टर के करीब ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं हो सकेंगे। मैंने कहा यार क्या तुम मार्ड किस्म की बातें कर रहे हो, ये मार्ड फैक्ट्स मेरे साथ शेयर कर रहे हो, ये ऐसा नहीं हो सकता। वो कहते हैं भाई देख लेना, हंग पार्लियामेंट दोबारा बनने जा रही है। यार ये हंग पार्लियामेंट क्या होती है? जहाँ पे कोई पार्टी के पास मैक्सिमम सीटें नहीं होती। अच्छा यार ये तुम हमेशा हंग पार्लियामेंट और दूसरी तीसरी बातें करते हो, ये प्लेटिट्यूड है। मुझे लगता है कि ये बातें अपना असल मानी खो बैठी हैं, फजूल सी बातें मुझे लग रही हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारी बातें बिल्कुल फ्रेड हैं। फ्रेड कहते हैं, कुछ किताब देखी होगी, कोनों से बिल्कुल जो है वो फट चुकी होती है, वो फ्रेड होती है। कुछ बिल्डिंग्स देखी होंगी, कोनों से बिल्कुल टूट चुकी होती हैं, वो फ्रेड होती हैं। ठीक है? तो तुम हमेशा ऐसी बातों से ड्रिफ्टेड होते हो, ऐसी बातें तुम्हें खींच लेती। लेकिन मेरा दोस्त बजित था, उसने कहा कि हंग पार्लियामेंट बनेगी क्योंकि सारी की सारी क्वालिटी मार्ड है। मैं उसको इस बातों को प्लेटिट्यूड ले रहा था। आखिर उसने मुझे हजार दफा तो ये बातें पहले सुना दी थी,
और मुझे लगता था कि ये इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम बात कर रहे थे और इसी इतनी देर में हम गाड़ी में बैठे हुए थे अपने में, तो मुझे कंटिन्यूस बैकग्राउंड से नॉइज शोर आ रहा था, मर्मर, अ मर्मर वाज गोइंग ऑन, कंटिन्यूस बैकग्राउंड नॉइज था। मैंने गाड़ी की लोकेशन या पोजीशन को चेंज किया, वियर चेंज डायरेक्शन सडनली, शोर से बचने के लिए। मुझे अपने दोस्त फिर वही बातें हंग पार्लियामेंट की और ये बातें जो है वो मुझे सुनाता हुआ नजर आया। मुझे वो किसी ऐसे पोटेंटेट की तरह, मोनार्क की तरह, एक रूलर की तरह दिखाई दिया कि जिसने सिर्फ अपनी ही बात मनवानी थी। पोटेंटेट, टेन का मतलब जिसमें से कोई 10 लोगों के बराबर नहीं होता, कि वो रूलर जो अपनी ही बात मनवाना चाहता था। मैं उसके ग्रिसली डिस्गस्टिंग कमेंट सुन के तंग आ चुका था। मैंने उनसे इंट्रिटी हम्बल सी रिक्वेस्ट की, गुजारिश की, यार बस कर दे, छोड़ दे भाई, माफ कर दे। गलत शब्द, 80% पाकिस्तानीज एग्रीड विद द गवर्नमेंट ऑन द डिपोर्टेशन ऑफ द अफगानीज। ठीक है, तो किस किस को याद हो चुके हैं ये सारे के सारे? किस किस को याद हो चुका है जी? मार्ड, हंग पार्लियामेंट, प्लेटिट्यूड, फ्रेड, ड्रिफ्ट, मर्मर, वियर, पोटेंटेट, ग्रिसली, इंट्रिटी, ये सारी की सारी चीजें किन किन को याद हो चुकी हैं? इरफान को याद हुई है? वी हैव वन जीनियस विद अस, दानियाल इज देयर, सहबानो इज देयर। और ये जी कुछ फैक्ट है हमारे पास, तो डेली आपको कहानी हम सुना देंगे, आप कहानी को याद रख लीजिएगा। फैक्ट ये है कि हजूर वाला, अगर डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो चाहती हैं कि उनके अंदर जो है कुछ चेंज आए, क्लाइमेट चेंज जो है वो उसको उससे वो कूप कर सके, तो उन्हें 387 बिलियन चाहिए अपने ब्रिजेस बनाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। सिर्फ पाकिस्तान को अभी तक 348 बिलियन चाहिए 2030 तक, मजीद नुकसान होगा हमारा। पाकिस्तान ने अभी तक सिर्फ 86.2 मिलियन हमें मिल सका है 2016 से। और मिनिस्ट्री ने, जो क्लाइमेट मिनिस्ट्री है, वो नेशनल एडेप्टेशन प्लान उसने रिवील किया है, इसकी समरी देख लीजिएगा। ठीक है, इसके सब समरी देखिएगा, मेन पॉइंट्स देख लीजिएगा। और मानूर साहब, अगर आप ग्रुप में शेयर कर सकें मेन पॉइंट्स इसके, तो बहुत अच्छा हो जाएगा बाकी सबके लिए भी। ये क्या इन्होंने समरी जो है वो प्रेजेंट किया। और सालाना हमें को 47 बिलियन का नुकसान होता है सैलाब से, जबकि दुनिया कहती है कि पाकिस्तान को नुकसान बड़ा कम होता है। ठीक है, और क्यों हम जो है वो इस नुकसान के ऊपर बार बार बात कर रहे हैं? क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो है वो इसी महीने में, बल्कि जो है वो COP 28 होने जा रही है। तो वो COP 28 में भी जो है वो इसी पाकिस्तान के एजेंडे को उठाया जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ यार, ऑब्जर्व क्यों करना, उन्हें चेक करेंगे। ठीक है, Lindsay, that is something from my side, and the house is open for the question in case there is something in your mind. If you have a question, and please make it sure, no question is stupid. Okay, so whatever is in your mind, you can proceed further. You can ask the questions, and I'm here to answer all the questions. So अगर कोई question है तो उसे पूछा जा सकता है। Otherwise, that's all from my side. पैराग्राफ की तरफ proceed further कीजिएगा, and hope to see all of you inshallah in tomorrow's session. Till then, take care of yourself and have a wonderful evening. In fact, night. Khuda Hafiz.